गरीब बहू के लिए आए ससुराल से 4 लहंगे। मेरे तो अभी से हाथ पांव फूलने लगे हैं जी, ना जाने क्या होगा। क्यों इतना घबरा रही हो साधना? कुछ नहीं होगा। इतने बड़े घर के लोग आ रहे हैं, कहीं खातिरदारी में कोई कमी न रह जाए। कुछ नहीं होगा, सब अच्छे से होगा। बस अपनी सोनाक्षी उन्हें पसंद आ जाए। दोनों मांगलिक हैं, कुंडली मिल गई है। आज गरीब मोची मनोहर की बेटी को देखने बड़े घर के लोग आने वाले थे और इसीलिए उन्हें काफी घबराहट हो रही थी। गरीब साधना ने अपने कच्चे घर को पूरी तरह से लीप दिया था, साथ ही पड़ोसियों से मांगकर नई चादर भी ले आई थी बिछाने के लिए। तभी साधना अपनी बेटी की तरफ देखकर कहती है, बेटी ये क्या पहन लिया तूने आज के दिन? तेरे पास और कोई सूट नहीं है क्या? क्यों, क्या बुराई है माँ इसमें? पिछले साल दिवाली पर ही तो सिलवाया था। हाँ, और अब अगली दिवाली भी आने वाली है और ये देख तो छोटा सा छेद भी हो गया इसमें। क्या सोचेंगे वो? जाकर अपनी सहेली रूपाली से मांग ला जो उसने मेले से लिया था। क्या सोचेंगे माँ? उन्हें मुझसे शादी करनी है या मेरे सूट से? मैं तो यही पहनूंगी। ये गुंजा को बुलाया था कि आकर तुझे थोड़ा तैयार कर जाती, तेरा मेकअप कर देती। ओफो माँ, ये सब लीपा पोती क्यों करूँ मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तभी गुंजा आ जाती है जिसका गांव में अपना छोटा सा पार्लर था और रिश्ते में वो सोनाक्षी की चाची की बेटी भी लगती थी। हाय हाय, ऐसे कैसे ठीक है मेरी दुल्हनिया? तैयार तो तुझे गुंजा करेगी, आज भी और तेरी शादी वाले दिन भी ऐसा तैयार करूंगी कि जो भी देखेगा ना नहीं कर पाएगा। गुंजा उसको कमरे में ले जाती है और तैयार करने लगती है। वैसे सुना है लड़के वाले अमीर हैं, लेकिन है बड़ा खानदान। तेरी 2 नंदे हैं और 2 जेठानियां। हाँ, माँ भी यही बता रही थी। अरे तो क्या जरूरत पड़ी है तुझे इतने बड़े खानदान में जाने की? आजकल तो जितना छोटा परिवार हो उतना ही ठीक रहता है। मैं तो कहती हूँ तू इस शादी से मना कर दे। तेरी इतनी जेठानी और नंदे हैं। अब सोच, दुनिया वालों की तो एक ही ननद और एक जेठानी ने मिट्टी खराब करी हुई है, तो 4 मिलकर तेरा क्या करेंगी? इसलिए तू बस मना कर देना। उसकी बात पर सोनाक्षी भी सोच में पड़ गई। कुछ देर बाद एक के बाद एक 3 बड़ी गाड़ियां उस गरीब मोची के दरवाजे पर आकर रुकी, जिसे देख गांव के लोग भी हैरान थे। सोनाक्षी को देखने उसके सास ससुर, 2 जेठ जेठानी और 2 नंदे भी आई थी। उस गरीब का घर ऐसा लग रहा था जैसे खूब सितारे आ गए हों। पंडित जी ने जैसा बताया था आपकी बेटी बिल्कुल वैसी है। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। हम गरीबों के लिए तो ये सौभाग्य की बात होगी बहन जी। एक तरफ बात पक्की होने पर खुशियां मनाई जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अंदर कमरे में, तू पागल है क्या? तेरे नीचे बर्बादी के फूल सज रहे और तू है कि चुप है? अरे तेरी होने वाली सास ने तुझे पसंद कर लिया है। तूने अपनी सास, नंदो और जेठानियों को देखा कितनी मॉडर्न है? वो तेरा जीना हराम कर देंगी शादी के बाद। देखने से ही पता चल रहा है कि तेरी जेठानियां भी अमीर घराने से हैं। ऐसे में ना तुझे दिन रात गरीब बहू कहकर चिढ़ाएंगी। तू जानती नहीं इन बड़े लोगों के चोचले। जब शादी के बाद जिंदगी खराब हो जाएगी ना, तब तुझे मेरी बातें याद आएंगी। गुंजा ऐसे ही लगातार सोनाक्षी को भड़काए जा रही थी, क्योंकि मन ही मन उसे उससे जलन हो रही थी कि उसके लिए इतने बड़े घर का रिश्ता कैसे आ गया। वो लगातार बोले जा रही थी और सोनाक्षी उसकी बातों को सुनकर दुखी हो रही थी। कुछ देर बाद, ठीक है बहन जी, तो 15 दिन बाद हम दोनों बच्चों की सगाई रख देते हैं। जी अच्छी बात है बहन जी। शुभम को भी सोनाक्षी पसंद आ गई थी, तो वहीं सोनाक्षी को भी शुभम। ऐसे ही थोड़े दिन और गुजरे और सगाई का दिन भी आ गया। गरीब मनोहर ने आंगन में ही टेंट लगाकर सगाई के फंक्शन की तैयारी की, लेकिन उसके पास थोड़े ही पैसे थे, जिस कारण वो सोनाक्षी को सगाई के लिए नए कपड़े भी नहीं दिलवा पाया और मजबूरी में सोनाक्षी को अपनी माँ की साड़ी ही पहननी पड़ी। उस रोज उसकी दोनों नंदे सगाई में नहीं आई। बहन जी क्या बात है, दोनों बेटियां सगाई में नहीं आई? वो दोनों के एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए दोनों पढ़ाई में बिजी हैं। अच्छा चलिए समधन जी, शुभम को भी इसके बाद मीटिंग में जाना है, तो हम सगाई का फंक्शन कर लेते हैं। रुक जाइए माँ जी, पहले सोनाक्षी को ये ड्रेस तो दे दो जो मैं उसकी सगाई के लिए लाई थी। वो इसे पहनकर तैयार हो जाएगी। अब संजना उसे अपना लाया हुआ लहंगा देती है। इसे मैंने एक बड़े डिजाइनर से बनवाया, वो भी खास अपनी देवरानी के लिए। देखना तुम इसमें बहुत सुंदर लगोगी। इसे अपनी जेठानी का प्यार समझ लेना। सोनाक्षी की आंखें नम हो जाती हैं। कुछ देर बाद वो लहंगा पहनकर वहाँ आती है, जिसमें वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। फिर दूल्हा दुल्हन बारी बारी से एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। माँ जी मेरा तो मानना है कि शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। महीने की शुरुआत में शादी रख लेते हैं। बिल्कुल ठीक कहा बहू। जी ठीक है बहन जी। वैसे हम भी इतना लंबा वक्त खींचना तो नहीं चाहते थे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, सब इंतजाम हो जाएगा। आप ब्याह की डेट निकलवा लीजिए। सभी के जाने के बाद गुंजा ने फिर से सोनाक्षी को भड़काना शुरू कर दिया।
देखा तूने कैसे तेरे ससुराल में तो बस तेरी अमीर जेठानियों की चलती है, वहाँ जाते तुझे सब समझ आ जाएगा। खैर अब मैं चलती हूँ। वैसे ताई जी ने बोला है कि मैं तुझे 2-3 दिन बाद शॉपिंग पर लेकर जाऊँ, तैयार रहना। ठीक है। कुछ दिनों बाद दोनों शादी की शॉपिंग के लिए बाजार चली जाती हैं। उन्हें रास्ते में एक मंजर देखने को मिला। मत निकालो मुझे घर से बाहर। तू गरीब क्या लेकर आई है अपने मायके से? मेरी बड़ी बहू को देख कितना दहेज लाई थी। चल अब निकल जा यहाँ से। जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो तू यहाँ क्यों रहेगी? सच्ची कह रही हूँ सोनाक्षी, तेरी हालत भी ना यही होने वाली है। मुझे तो तेरा भविष्य साफ साफ नजर आ रहा है। मेरी मान तो अभी भी वक्त है, ये शादी तोड़ दे तू। ये सब देखकर सोनाक्षी घबरा गई और वो बिना कुछ लिए ही घर आ गई। उस पूरी रात वो ठीक से सो भी नहीं पाई। हे भगवान, कहीं मैं ये शादी करके गलती तो नहीं कर रही हूँ। वो सारी रात यही सोचती रही। अगली सुबह उसकी हल्दी थी। उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी दोनों नंदे जेठानियां अपनी होने वाली सास के साथ घर आई हुई थीं। अरे आप लोग? हाँ भाभी, हम आपकी हल्दी और हल्दी पर पहनने के लिए लहंगा लेकर आए हैं। हम ही आपको हल्दी के लिए तैयार करेंगे। फिर पारुल और उसकी छोटी ननद अनवी उसे हल्दी के लिए तैयार करते हैं। उस पीले लहंगे में वो बहुत सुंदर लग रही थी। वो आंगन में आई जहाँ उसकी दोनों जेठानियां उसकी हल्दी की डेकोरेशन कर रही थीं। अपनी सोनाक्षी तो बड़ी सौभाग्यशाली है जो इतना अच्छा ससुराल उसे मिला है। देखो तो कितनी अच्छी सजावट की है। बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हारी बहन तो बिल्कुल परीलोक से आई हुई परी लग रही है। उसका लहंगा भी तो कितना सुंदर लग रहा है, जैसे कि रानी का हो। हमारी भाभी तो है ही अप्सरा। बैठ जाओ भाभी, सबसे पहले भाभी को हल्दी मैं लगाऊंगी। अनवी ने ऐसे बोलकर सोनाक्षी को हल्दी लगा दी। उसके बाद बाकी सबने भी उसे हल्दी लगाई और हल्दी लगाने के बाद सबने खूब गाना बजाना किया। कुछ इस तरह उसकी हल्दी की रस्म हुई। ऐसे ही मेहंदी वाले दिन। हेलो देवरानी जी, कुछ दिन पहले मैं शॉपिंग पर गई थी तो मुझे वहाँ एक बहुत ही सुंदर लहंगा पसंद आ गया जो मैंने आपके लिए ले लिया। तो अभी तुम तैयार मत होना, तुम्हारी मेहंदी में पहनने वाला लहंगा लेकर आ रहे हैं हम। ये सब तो कितने अच्छे हैं, मुझसे कितना प्यार करते हैं। ये गुंजा की बच्ची तो मुझे बेवजह ही डराती थी। कुछ देर के बाद उसके सभी ससुराल वाले उसके घर आ गए और सोनाक्षी ने अपनी छोटी जेठानी का दिया हुआ लहंगा अपनी मेहंदी पर पहना। हे भगवान, नजर न लगे मेरी परी को। बेटा तुम लाई हो ये ड्रेस भी, कितनी प्यारी है। मैं बदनसीब अपनी बेटी को शादी के कपड़े तक नहीं दिलवा सकता। ऐसा क्यों कहते हो अंकल जी, अब ये हमारा भी तो परिवार है। ये सुनकर उन सबको बड़ा अच्छा लगता है। ऐसी उसकी मेहंदी की रस्म भी हो जाती है। ऐसे ही बारात के दिन के लिए उसकी सास एक बहुत ही महंगा और डिजाइनर लहंगा उसके लिए भिजवाती है। शादी वाले दिन गुंजा उसका मेकअप करने के बाद उससे कहती है, ले हो गई अपनी बर्बादी के लिए तैयार। अपनी बकवास बंद रख, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, समझ आया? और शादी के बाद क्या होगा ये तू मुझे नहीं बताएगी, इसलिए आगे से मुंह खोलने से पहले जरा सोच लेना। मैं ये शादी नहीं तोड़ूंगी, इसलिए अब मुझे भड़काने की कोशिश न करना। उसकी बात सुनकर गुंजा कुछ नहीं बोली। ससुराल के लाए हुए जोड़े को पहनकर उसने शादी की और फिर वो खुशी खुशी अपने ससुराल चली गई। बहुत पुराने समय की बात है। रामपुर नाम का एक बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव था। उसी गांव में गजोधर नाम का एक आदमी रहता था। उसकी नई नई शादी हुई थी। वो खेती किसानी करके अपना घर चलाता था। एक रोज गजोधर गांव के प्रधान जी के पास कुछ मदद मांगने के लिए गया। प्रधान जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। अरे क्यों नहीं गजोधर, हमारा काम ही है गांव की सेवा करना। बस इन कागजात पर साइन कर दो और पैसे लेकर जाओ। प्रधान ने कागज पर उसके दस्तखत करा लिए। उसके बाद उसे जितने भी रुपए चाहिए थे प्रधान ने गजोधर को दे दिए। गजोधर के वहाँ से चले जाने के बाद प्रधान ने अपने मुनीम से कहा, अरे मुनीम जी, ये गजोधर ही बचा था जिसके खेत हमारे नाम पर नहीं थे। अब बेचारे की शादी हो गई, खर्चा भी हुआ होगा, इसीलिए उधार लेने चला आया। लेकिन इसे नहीं पता कि इसकी जमीन अब मेरे नाम हो चुकी है। कुछ महीनों बाद गजोधर की पत्नी गर्भवती हो गई। मुबारक हो ममता, अब हमारे घर में बहुत सुंदर लक्ष्मी आने वाली है। लक्ष्मी आने के बाद हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो इस तरह समय बीतता गया और 2 महीने बीत गए। लेकिन 2 महीने बाद ही गजोधर की पत्नी का पेट निकलने लगा। एक बार उसी गांव का एक आदमी राम अवतार गजोधर से उसके खेतों के पास मिला। अरे गजोधर, अरे पहले तो तुम्हें बहुत बहुत मुबारक कि तुम्हारी संतान होने वाली है भैया। लेकिन अभी तो सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं और भाभी जी का पेट निकलने लगा। रामावतार जी, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। अरे कोई बात नहीं, जो भी होगा अच्छा होगा। बस ऊपर वाले से दुआ करो कि लड़का पैदा हो जिससे तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। लेकिन राम अवतार, मैं चाहता हूँ कि मेरी एक सुंदर सी बेटी हो। देखो, लड़की तो पराया धन होती है, उसकी शादी कर दोगे उसमें भी ढेर सारा पैसा लगेगा। लेकिन लड़का होगा तो तुम्हारी कुछ मदद करेगा, कुछ काम करने लगेगा।
मेरे ख्याल से ये सब भगवान पर छोड़ देना चाहिए। इस तरह धीरे धीरे समय बीत गया और 9 महीने पूरे हो गए। अचानक ममता के पेट में दर्द उठा। गांव की कुछ औरतें उसके घर आ गई और उसकी डिलीवरी चालू हो गई। गजोधर घर के बाहर कुछ गांव के ही आदमियों के साथ खड़ा था। अरे गजोधर, इतने परेशान क्यों हो? चिंता मत करो, बेटा ही होगा। आप सभी गांव वाले बेटे के पीछे क्यों पड़े हुए हो? मैं नहीं चाहता कोई बेटा। इतने में गजोधर के घर से एक औरत बाहर निकली। गजोधर भैया, एक खुशखबरी है और एक दुख खबरी। खुशखबरी तो ये है कि आपके घर एक साथ 4 जुड़वा बेटियां पैदा हुई हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि 4 बेटियां एक साथ होने की वजह से उनकी माँ जिंदा नहीं बची। इतना सुनते ही गजोधर के पैरों तले जमीन खिसक गई। खैर, अपनी पत्नी का क्रियाक्रम करने के बाद वो अपनी 4 बेटियों को पालने लगा। जब वो 5 साल की हो गई तब गजोधर ने कहा, नैना, सुनैना, प्रीति, पूजा, अब तुम लोग 5 साल की हो गई हो। सुबह सुबह तुम लोग मेरे साथ दौड़ने चला करोगी। ठीक है पापा। तभी एक रोज मुनीम जी ने ये सब देख लिया और उससे कहा, अरे गजोधर, सुबह सुबह मैंने देखा कि तुम अपनी 4 जुड़वा बेटियों को दौड़ा रहे थे। देखो मुनीम जी, मैं अपनी बेटियों के साथ कुछ भी करूं, इससे आपको क्या? अरे नहीं गजोधर बाबू, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया है। उस गांव में एक नदी थी और नदी के दूसरी तरफ एक स्कूल था। जब गजोधर की 4 जुड़वा बेटियां 10 साल की हो गई तब गजोधर ने अपनी बेटियों से कहा, नैना, सुनैना, प्रीति, पूजा, अब तुम लोग 10 साल की हो गई हो। क्या तुम लोग भी पढ़ना चाहती हो? पापा, आपने तो हमारे मन की बात कह दी। शाबाश मेरी बेटियों, तुम चारों बड़ी होकर इस पूरे पिछड़े हुए गांव को ही बदल डालो। इससे तुम्हारी माँ की आत्मा को भी शांति मिलेगी। आप बताइए, पढ़ने के लिए हमें आखिर करना क्या होगा? करना कुछ नहीं होगा। मैं कल ही तुम चारों का इस नदी के उस पार जो स्कूल है ना, वहाँ पर एडमिशन करा देता हूँ। अगली सुबह गजोधर अपनी 4 बेटियों को नदी के पास ले गया। उसने अपनी 4 जुड़वा बेटियों को नाव में बिठाया और नदी पार करके दूसरी तरफ स्कूल में चला गया। कहीं धोखे से आज मुझे किसी ने दारू तो नहीं पिला दी? मुझे 4 लड़कियां दिख रही हैं। अरे नहीं नहीं मास्टर जी, ये मेरी 4 बेटियां हैं। लेकिन चारों एक जैसी? मास्टर जी, मेरी 4 जुड़वा बेटियां हैं, इनका एडमिशन कराने आया हूँ। मुझे लगता है आप गंगा पार रामपुर गांव से आए हो। हाँ मास्टर जी, आपने बिल्कुल सही पहचाना। लेकिन उस गांव की तो ये प्रथा है कि लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता। मास्टर जी, तो क्या इस स्कूल की भी यही प्रथा है? अरे नहीं नहीं, इस स्कूल का ऐसा कोई नियम नहीं है। तो इस तरह गजोधर ने अपनी 4 बेटियों का एडमिशन करवा दिया। अगले दिन उसकी 4 बेटियां स्कूल की ड्रेस पहनकर नदी के पास आ गई। अरे गजोधर, ये क्या कर रहे हो तुम? इस गांव की प्रथा के खिलाफ काम करने जा रहे हो? अरे ओ नाव वाले, अगर तुमने इन 4 जुड़वा लड़कियों को अपनी नाव में बिठाकर दूसरी तरफ छोड़ा तो आज के बाद तुम लोगों का यहाँ पर नाव चलाना बंद। पापा, अगर हमने ठान ही लिया है तो अब हम हार नहीं मानेंगे। मेरे पास एक तरीका है। अगर आप हम चारों को किसी तरह तैरना सिखा दे तो हम लोग तैयार होकर स्कूल चले जाएंगे। अपनी 4 जुड़वा बेटियों का ये जज्बा देखकर गजोधर को बहुत अच्छा लगा और 1 हफ्ते के अंदर उनकी बेटियां तैरना सीख गई। पापा, आप अब हम चारों की स्कूल ड्रेस और कॉपी किताबें किसी पॉलीथीन में रख दीजिए। अब वो 4 जुड़वा बेटियां नदी तैर कर स्कूल पहुंच गई। अरे बिटिया, तुम चारों तो 1 हफ्ते पहले आने वाली थी। मास्टर जी, हम चारों बहनें नदी में तैर कर स्कूल पहुंचे हैं। उन 4 बहनों ने सारी बात मास्टर जी को बता दी। मैं तुम चारों को सल्यूट करता हूँ बेटियों। जो हिम्मत तुम चारों ने दिखाई वो हिम्मत आज तक किसी लड़के ने भी नहीं दिखाई। तुम आराम से पढ़ो, जितना मन हो पढ़ो। तुम्हारी पढ़ाई का बिल्कुल भी खर्चा नहीं लगेगा। भले ही मेरी पेंशन में से तनख्वाह कट जाए, लेकिन तुम चारों को मैं पढ़ा कर रहूंगा। जाओ, ड्रेस बदल लो। तो इस तरह से वो 4 जुड़वा बहनें मन लगाकर पढ़ने लगी और धीरे धीरे वो 4 लड़कियां अब जवान हो गई। मेरी बच्चियों, जहाँ तक मेरी क्षमता थी उतना मैंने तुम लोगों को पढ़ा दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम आगे भी पढ़ाई करो। लेकिन मास्टर जी, आगे की पढ़ाई के लिए तो बहुत पैसा लगेगा। इस स्कूल में टीचरों की जरूरत है और कल से ही तुम चारों इसी स्कूल में पढ़ाओगी और उन पैसों से अपने माता पिता का नाम रोशन करना। अब 4 बहनें उसी स्कूल में पढ़ाने लगी। नैना और सुनैना ने MBA कर लिया और प्रीति पूजा वकील बन गई। एक रोज नैना और सुनैना शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ उस गांव में कार से प्रधान जी के घर पर उतरी। प्रधान जी, ये खन्ना साहब हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। ये अपने गांव में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। अरे नैना बिटिया, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जमीन तो मैं दिलवा दूंगा, लेकिन कुछ खर्चा लगेगा, उसकी फिक्र आप मत कीजिए। इतने में वहाँ पर प्रीति और पूजा अपने वकील के ड्रेस में आ गए। सारे गांव वाले उन 4 जुड़वा बेटियों को देखकर बहुत हैरान थे।
प्रधान जी, ये दोनों मेरी पर्सनल लॉयर हैं। आप कागजों पर साइन कर दीजिए और ये रहे 50 लाख। 50 लाख देखकर प्रधान खुश हो गया। पूजा ने कुछ पेपर दिए और उन सभी पर प्रधान ने बिना देखे ही साइन कर दिया। गांव वालों, ये लो अपने अपने पेपर पकड़ो। तुम सभी के खेत धोखे से इस प्रधान ने अपने नाम कर लिए थे, लेकिन अब आप सभी की जमीन आपकी हो चुकी है। पापा, हमारी जमीन भी प्रधान जी ने अपने नाम धोखे से कर ली थी, वो अब हमारी हो गई है। अब तो आप खुश है ना? ये सब देखकर गजोधर की आंखों में आंसू आ गए। उस बिजनेसमैन ने 50 लाख रुपए भी ले लिए। अब गांव वालों ने ही अपने खेतों में थोड़ी थोड़ी जमीन देकर फैक्ट्री खोलने में उनकी मदद की। कुछ ही सालों बाद उस गांव में फैक्ट्री खुल गई। पूरे गांव का नक्शा बदल गया। गजोधर का बहुत बड़ा बंगला बन गया। तभी एक रोज गजोधर के पास उसकी पत्नी की आत्मा आई। हमारी चारों बेटियों ने इतना बड़ा काम कर दिया कि भगवान को मैंने मजबूर कर दिया आपके पास आने के लिए। ममता, मैं हमेशा कहता था ना कि हमारे घर में लक्ष्मी आनी चाहिए। लक्ष्मी हमारी सारी समस्याएं दूर कर देगी, और हमारी चारों जुड़वा बेटियों ने तो पूरे गांव को ही बदल कर रख दिया। तुम्हें पता है, अब मैं इस गांव का नया प्रधान हूँ। तो इस तरह से पूरा गांव खुशी खुशी रहने लगा।